इस वीडियो के माध्यम से मैं आज यह बताने का प्रयास करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू को हम एक इतिहासकार के रूप में किस तरह से देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में और भारत के निर्माता के रूप में उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मेरी एक वीडियो द रियल ज्वेल ऑफ मॉडर्न इंडिया इसके पहले रिलीज हुई थी, उसको देखकर आप नेहरू के बारे में और कुछ जान सकते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी जवाहरलाल नेहरू को एक इतिहासकार के रूप में देखने के लिए। उनके जीवन के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद के आनंद भवन में उनका जन्म हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोतीलाल नेहरू, जो कि एक फेमस एडवोकेट थे, वे उनके पिता थे। स्वरूप रानी नेहरू उनकी माता थीं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के एक फॉलोअर के रूप में अभी हम जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। जब भारत स्वाधीन हुआ तब प्रधानमंत्री का दायित्व भी इन्हें प्राप्त हुआ और सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के नवनिर्माण में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। पंचशील के सिद्धांत के प्रणेता के रूप में भी इनको जाना जाता है और कालांतर में पद पर रहते हुए 27 मई सन 1964 यानी आज के ही दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। सर्वप्रथम हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। अब आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि जवाहरलाल नेहरू को हम एक इतिहासकार के रूप में किस तरह देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में लगभग 3209 दिन यानी 9 वर्ष से भी अधिक का समय जेल में बिताया और इस निराशा के क्षण को आशा के क्षण में परिवर्तित करते हुए उन्होंने कुछ सृजनात्मक कार्य किए, जिसमें लेखन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण रहा। पहले उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा और उसके संग्रह को बाद में ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक के रूप में प्रकाशित कराया गया। तो एक रचना उनकी यह हुई। दूसरी रचना क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब उनको आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था, उस दरमियान उन्होंने लिखी, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज या भारत की खोज के नाम से हम लोग जानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण रचना माई स्टोरी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है और इसमें उन्होंने अपने संघर्षों की चर्चा विशेष तौर पर की है। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को के बारे में उन्होंने खुद लिखा है कि मैं न लेखक हूं न इतिहास जानने वालों में गिना जाता हूं, लेकिन जितना इतिहास मैंने पढ़ा है और समझा है उसको जेल के एकांतवास में जब मेरे पास पूर्ण समय था सादे तरीके से लिखने का मैंने प्रयास किया है। नेहरू जी ने अपने समय का सदुपयोग करने के निमित्त लेखन किया, लेकिन आज इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जब हम उनकी रचनाओं को विशेष तौर पर पढ़ते हैं और अपने मन को गढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि भले ही नेहरू जी ने अपने आप को एक इतिहासकार के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका विचार, उनका मंतव्य एक इतिहासकार से कम नहीं था। नेहरू जी की आरंभ से ही इतिहास के प्रति अभिरुचि बहुत गहरी रही और आज हम उनको एक इतिहासकार के रूप में भले प्रोजेक्ट न करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे इतिहास के अच्छे जानकार या स्कॉलर नहीं थे। हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि वे एक पेशेवर इतिहासकार नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं वे एक अच्छे इतिहासकार मेरी नजर में अवश्य थे।
नेहरू जी में या उनकी रचनाओं को पढ़कर हम उनमें एक इतिहासकार के गुण को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, और यह कह सकते हैं कि जो एक इतिहासकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वह नेहरू जी में भी अवश्य विद्यमान रही। और उन्होंने अतीत को वर्तमान में जिस प्रकार से चित्रित किया, लेखन किया, उसके आधार पर हमें पाते हैं कि न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के विविध पहलुओं पर भी उनकी गहरी रुचि रही, गहरी जानकारी रही, जिसका प्रमाण उनकी रचना ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक में हम देखते हैं। और यही कारण है कि उनकी इस रचना की तुलना H.G. वेल्स की रचना इतिहास की रूपरेखा के समतुल्य करने का भी प्रयास कुछ इतिहासकारों ने किया है। नेहरू जी ने भारतीय होने के बावजूद कभी भी अपने लेखन में भारत के प्रति हठ धर्मिता को प्रदर्शित नहीं किया कि ऐसा ही था, बल्कि दुनिया के इतिहास का लेखन में भी उन्होंने कोई दुराग्रह या पूर्वाग्रह नहीं रखा। और इसके साथ ही साथ भारत के अलावा उन्होंने दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं को भी सराहने का कार्य किया। साथ ही साथ जो उनका धर्मनिरपेक्ष जिसके अंतर्गत उन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों की अच्छाइयों को हाईलाइट करने का कार्य किया या आगे लाने का कार्य किया। आइए अब हम लोग सिलसिलेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। विश्व इतिहास की झलक को उन्होंने देहरादून और नैनी के जेल में विशेष तौर पर लिखा। जैसा कि अभी मैंने बताया, उन्होंने अपनी बेटी इंदु को जो पत्र लिखे उसका यह संग्रह था। जहां तक उसकी संख्या की बात है, 1934 में इसका पब्लिकेशन हुआ और इसमें विश्व के लगभग 5000 वर्षों के इतिहास को क्रमिक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। लगभग 196 लेटर्स उन्होंने अपनी पुत्री को लिखा और उसमें उन्होंने विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को भी स्पेशल तौर पर हाईलाइट करते हुए बताने का प्रयास किया। हालांकि उनके लिखने का मंतव्य कोई पुस्तक लेखन नहीं रहा, लेकिन बाद में जब यह संग्रह हुआ, एकत्रित हुआ, तो 1934 में इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो यह बहुत ही सारगर्भित रचना, इसको हम लोग विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मान सकते हैं। लेकिन उनकी जो दूसरी रचना, जो कि 1942 टू 1945 आगा खां पैलेस में रहते हुए उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने न केवल चिंतन और मनन किया, बल्कि जेल में रहने वाले यानी आगा खां पैलेस में रहने वाले कई वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों के साथ उन्होंने गंभीर चर्चा के उपरांत यह लेखन का कार्य किया और प्राचीन से लेकर वर्तमान दशाओं के आपसी संबंधों को भी उन्होंने ढूंढने का एक बखूबी प्रयास किया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर दूरदर्शन में 1988-1989 की अवधि में श्याम बेनेगल ने 53 एपिसोड के साथ धारावाहिक के रूप में, सीरियल के रूप में इसे कहना चाहिए प्रसारित किया था। और आज भी एक हेरिटेज के रूप में इसको हम देखते हैं। जो इतिहास की जानकारी नहीं रखते, अगर वे YouTube पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के इन 53 एपिसोड को क्रमिक रूप से देख लें, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि वे इतिहास की एक जानकारी, अच्छी जानकारी को वे प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, 1936 में प्रकाशित हुई थी,
और लगभग 68 चैप्टर इसमें रहे, 672 पेज रहा। उसमें जिस तरह से उन्होंने अपना व्यक्तिगत विवरण, जैसा कि आमतौर में ऑटोबायोग्राफी में दिया जाता है, उसको देने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से घटनाओं का चित्रण किया है, उसको देखकर ऐसा लगता है, पढ़कर ऐसा लगता है कि एक इतिहासकार की भांति वे अपने संस्मरण की चर्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कर रहे हैं। यानी इतिहास लेखन की कसौटी में उनकी जो लेखन कला थी, उसमें इतिहास दर्शन के व्यू से जब हम देखते हैं तो 4 प्रकार की विशेषताएं हमें दिखलाई पड़ती है, जिसमें हमें कह सकते हैं कि वे तटस्थ रहे, लेखन में तटस्थ रहे। दूसरा, तर्कपूर्ण विवेचन उन्होंने अपने लेखन में किया, आदर्शवाद को उन्होंने माना, और हमेशा से जो हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है विश्व बंधुत्व की भावना, उसको भी ये लेकर चले। नेहरू जी ने जब प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा की तो इस चर्चा में उन्होंने कई तर्कपूर्ण उदाहरणों को प्रस्तुत किया, और जो पश्चिमी इतिहासकारों ने अपने इतिहास लेखन में जो बातें लिखी थीं, उनका एक तरह से पर्दाफाश करने का कार्य भी जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने कई पुराने मिथकों को भी तोड़ने की कोशिश की, और विशेष तौर पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल था गुप्त काल में, उसको उन्होंने प्रबल हिंदुत्ववाद के साथ साथ राष्ट्रवाद के रूप में भी देखने की कोशिश की। साथ ही साथ नेहरू जी ने, जाहिर सी बात है कि अगर पुस्तक लेखन किया तो दूसरे इतिहासकारों को इन्होंने पढ़ा, और जैसा कि आमतौर पर होता है कि हम किसी भी इतिहासकार के अभिमत को स्वीकार करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अन्य इतिहासकारों के अभिमत को यथावत नहीं मानते थे, बल्कि अगर उसका खंडन करना है तो इसमें भी वो कहीं संकोच नहीं किया करते थे। जिस तरह से महमूद गजनवी के बारे में कुछ लोगों ने लिखा कि वह इस्लाम का परचम लहराना चाहता था, लेकिन नेहरू जी ने उसे एक आक्रमणकारी या एक लुटेरा के रूप में ही प्रस्तुत करने का कार्य किया, क्योंकि उसका इस्लाम धर्म के प्रचार से कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने, नेहरू जी ने इसके पीछे तर्क भी यह दिया कि उसने पश्चिमी एशिया और सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में भी, वहां के राज्यों में भी लूट मार की। अगर उसका धर्म के प्रचार का कोई मंतव्य होता तो शायद इस क्षेत्र में वो लूट मार नहीं करता। नेहरू जी ने देश के स्वाधीनता के पूर्व और बाद भी प्रधानमंत्री के पद को जिस तरह से स्वीकार किया और एक नए भारत के निर्माण की नींव रखी, और बाद में उसमें व्यस्त इतने रहे कि मृत्यु तक वे इस पद से बंधे रहे। अगर नेहरू जी को इन कार्यों से मुक्त रखा जाता तो संभवतः वे एक उच्च कोटि के इतिहासकार होते, ऐसा हम सबका मानना है। और उनकी जो इतिहास के प्रति दृष्टि थी वह अपने आप में अनूठी थी, और इतिहासकार नहीं होते हुए भी उन्होंने इतिहास के क्षेत्र में जिस तरह से लेखन कार्य किया वह हम सबके लिए बेहद स्तुत्य है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बाद अगर हम लिखने वाले नेताओं की बात करें तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुखता के साथ सामने आता है। वे कितने भी व्यस्त रहते थे, स्वाध्याय के लिए वे वक्त निकाल ही लेते थे, अध्ययन किया करते थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे जेल के अपने नीरस दिनों को भी उन्होंने सृजनात्मक बनाने का एक अच्छा कार्य किया। और जब उनका देहांत हुआ था उस समय कहा जाता है कि उनके टेबल पर प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता लिखी हुई थी या रखी हुई थी, मेरे को स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव सम प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वन सघन और लुभावने हैं परंतु मुझे अपने वायदे निभाने हैं, और चिर विश्राम के पूर्व मुझे मीलों चलना है, मुझे मीलों चलना है।
तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में भारत के निर्माण में या उसके पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही, साथ ही साथ इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना मंतव्य विचार प्रस्तुत किया और उनकी लेखनी के कारण, उनके रचनाओं के कारण आज उन्हें हम एक इतिहासकार के रूप में भी याद करते हैं। थैंक यू।